A very good day to everyone. So now we are going to start with the next class, that is third or fourth class for the mega exemption. Before starting mega exemption, एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना है जो हमने बहुत पहले भी किया था. What is composite supply and what is mixed supply? Composite supply क्या होता है और mixed supply क्या होता है? याद है? याद है. तो ऐसा था क्या कि कंपोजिट मतलब टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विस हो, एंड साथ में इसमें नेचुरल बंडल भी होना जरूरी है. ठीक है. और मिक्स्ड क्या था? दो या दो से ज्यादा सप्लाई, बस उनका मिक्सचर. वो आर्टिफिशियल बंडलिंग भी हो सकती है. एक हो गया मिक्स्ड, एक हो गया क्या हो गया तुम्हारा कंपोजिट. अब इसमें एक ना लफड़ा आता है क्या, नेचुरली बंडल्ड. नेचुरली बंडल ऐसे एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों चीजें तो साथ में मिलेगी, उसको हम नेचुरली बंडल्ड बोलते हैं. अब एक चीज बताओ, सपोज करो तुमको भी पता है कि फोन के साथ चार्जर आता है. फोन है, फोन के साथ क्या होगा, चार्जर आएगा. तो तुम ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये तो एक नेचुरल बंडल है. बट जब हम आईफोन लेने जाते हैं वहां पे चार्जर नहीं मिलता, फोन मिलता है, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ता है. तो अगर ऐसा कोई सप्लाई आपको मिल रहा है तो क्या, अब इसको आप कंपो सपोज करो आपने बोला नहीं मुझे तो चार्जर भी चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, फोन भी चाहिए. तो अब क्या इसको आप कंपोजिट बोलोगे, मिक्स बोलोगे या इंडिविजुअल सप्लाई बोलोगे? इंडिविजुअल. 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 होटल इंडस्ट्री में जाते हैं अपन. होटल इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है ना, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है जनरली. अब उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया आपको, आप चाहो तो ब्रेकफास्ट ले लो, आप चाहो तो ब्रेकफास्ट इसमें नहीं लो. अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो तो सपोज करो यूं वन डे की बुकिंग 7,000 है, तो हम अब बुकिंग कितनी कर देंगे, 5,000 कर देंगे. अब ये कंपोजिट रहेगा या नहीं रहेगा फिर? नो मैम, इंडिविजुअल सप्लाई. बताओ, ऑप्शन दिया 7,000 अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हो, 5,000 अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो. अब अगर मैं 7,000 के साथ ले रही हूँ तो ये कंपोजिट ही रहेगा या फिर ये मिक्सड हो जाएगा या फिर ये इंडिविजुअल ही रहेगा, क्या इंडिविजुअल बोलोगे इसमें? इंडिविजुअल सप्लाई. मतलब वो एक चीज होती है ना नेचुरली बंडल. अब मैंने सिर्फ नेचुरली बंडल में एक क्या कर दिया, एक वर्ड ऐड कर दिया. अगर ऑप्शन दे दिया तुमको, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमको जैसा चॉइस लेनी है वैसी लो, तो क्या चॉइस से मेरा कंपोजिशन या फिर मिक्स्ड अफेक्ट हो जाएगा? बोलो. मतलब समझ लो, नेचुरली बंडल का मतलब ये नहीं है कि जन्म से ही वो साथ आए हैं. नेचुरली मतलब एक्सपेक्टेड है कि साथ में दिया जाता है. तो अगर मेरे पास चॉइस भी है और उनको मैं साथ में ले रही हूँ तो ये माना जाएगा कि ये इट इज अ कंपोजिट सप्लाई. बट अगर ये साथ में नहीं है, क्योंकि मैंने चॉइस दी मुझे साथ में नहीं चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. बट जब भी वो साथ में आएंगे तो ऐसा मान सकते हैं कि हाँ जनरली इट इज व्हाट अ कंपोजिट सप्लाई. अंडरस्टूड? ठीक है. चलो, एक ऐसे ही मुझे लगा कि थोड़ा सा बता दूं कि ऑप्शन डजंट डिपेंड. क्यों मैंने बोला, याद करो वो दिन जब अभी अपन क्या कर रहे थे, इसमें पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन, वो एजुकेशन वाला. एजुकेशन में याद है दो क्वालिफिकेशंस दे रहे थे. तो आपको चाहिए आप दोनों क्वालिफिकेशन ले लो, आपके पास ऑप्शन है. और दो क्वालिफिकेशन हो सकता है वो कंपोजिट नेचर की हो सकता है वो मिक्स्ड नेचर की हो. तो ऑप्शन डजंट डिफाइन कि वो कंपोजिट है या मिक्स्ड है. अंडरस्टूड? अब ऐसी ना छोटी छोटी सी चीजों पे ना केस लॉ बड़े से आ जाते हैं. जैसे एक ई वे बिल का केस लॉ बता देती हूँ, क्योंकि ई वे बिल हमने लाइव में नहीं लिया तो ऐसे थोड़ा सा उसका डिस्कशन ऐसे ही कर लेती हूँ. ई वे बिल में क्या होता है, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000, राइट, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. यू शुड हैव अ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ 50,000. अब ये ना रियल केस लॉ है, केरला, आई गेस केरला हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है, मे बी मैं केरला नहीं हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है मेरा. अब उन्होंने ना गिफ्ट आइटम ले लो या मोबाइल फोन जो भी है, गिफ्ट आइटम एक्चुअल में कितने के थे, 5,000. ठीक है. 5,000 के गिफ्ट आइटम थे, उन्होंने ₹9 का इनवॉइस बनाया, बाकी पूरा डिस्काउंट.
5000 को एक फिगर ले लो, नॉर्मल एक फिगर ले लिया मैंने 5000, वो अलग हो सकता है। तो 5000 के चीज को सपोज करो 4990 का डिस्काउंट दे दिया और 10 रुपए का क्या बना दिया, इनवॉइस बना दिया। अब ऐसे 100 यूनिट्स थे, और ले लेते अपन, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सपोज करो 100 यूनिट्स की जगह थोड़े से और हो गए, 300 यूनिट्स थे, तो अभी कितने हो गए ये 30,000। अब ये मूवमेंट चालू हो गया, मूवमेंट चालू हो गया, जैसे ही चालू हुआ मूवमेंट 40-50 मिनट बाद ही पुलिस ने पकड़ लिया, चेक पॉइंट पे पकड़ा गए। चेक पॉइंट पे पकड़ा गए, अब डॉक्यूमेंट सही बने हैं, 30 के ऊपर टैक्स इनवॉइस जो होना चाहिए था 30,000 के हिसाब से बिल्कुल सही टैक्स इनवॉइस है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे सारे डॉक्यूमेंट सामने वाले के पास है, ई वे बिल का पार्ट ए भी बना हुआ है, पार्ट बी भी बना हुआ है, सब कुछ है, कंप्लायंसेस तो सारे हैं। अब इन्होंने डिपार्टमेंट ने पकड़ के बोला नहीं, ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स एक्चुअल में तो 5000 रुपीज के हैं, और 5000 इंटू 300 करे तो पक्का यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रॉपर ई वे बिल बनना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने पूरा ई वे बिल नहीं, क्या नहीं किया, ई वे बिल वगैरह बनाया करा, लेकिन जो वैल्यू है, सॉरी, ये ई वे बिल में नहीं बनाया उन्होंने, क्यों, क्योंकि 30,000 की वैल्यू थी तो इनके पास डॉक्यूमेंट सारे थे, इनवॉइसेस सारे थे। इन मूवमेंट चालू हुआ, फिर मूवमेंट में बोला ई वे बिल का है, तो बोले ई वे बिल की रिक्वायरमेंट हमको है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वैल्यू इज ओनली 30,000। तब डिपार्टमेंट बोली नहीं, वैल्यू तो 1.5 लाख रुपए आ रही है, ये बोले नहीं वैल्यू तो कम है। तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा कि डिपार्टमेंट सही है या फिर वो लोग सही है। अब ये केस स्टडी है किसके ऊपर, दो कॉन्सेप्ट के ऊपर जुड़ के बन रही है। एक तो ई वे बिल का कंसाइनमेंट वैल्यू जो हमने पढ़ा है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो 50,000 तक होना से ऊपर होना चाहिए, तब ई वे बिल की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ तो वो बात आई नहीं, 30,000 इनके अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई भी तो जुड़ रहा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्लियर क्या लिखा है, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई आप डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम करता है, अगर सारी कंडीशंस जो डिस्काउंट से रिलेटेड है वो पूरी हो रही है तो उसका मतलब क्या निकला कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये नहीं पता है कि आप किस एक्सटेंट तक डिस्काउंट दे सकते हैं। वहां ऐसा कुछ लिखा है क्या, द एक्सटेंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी ओनली दिस मच, तो डिस्काउंट आप 90% दे दो हमको, क्या 99% दे दो। तो इधर डिपार्टमेंट इस चीज के लिए क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि सामने वाले ने वैल्यू ऑफ सप्लाई सही कैलकुलेट किए, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसके ऊपर टैक्स उसने सही चार्ज किया है, तो ही वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक ई वे बिल। अब ई वे बिल नहीं बनने के कारण क्या होता है, एक और चीज जो अभी फाइनल में है, जहां डिपार्टमेंट को लगता है ई वे बिल बनना चाहिए लेकिन तुमने ई वे बिल नहीं बनाया, तो फाइनल में पढ़ोगे तुम ऑफेंस एंड पेनल्टी में कॉन्फिस्केशन नाम का एक वो है कि तुम्हारे गुड्स को जब्त कर लेंगे। अब इन्होंने जब्त किया, इन्होंने इंटरेस्ट लगाई, पेनल्टी लगाया कि भैया तुम टैक्स सही नहीं दे रहे, तुम पेनल्टी दो, ये वो नाटक सब कर लिए प्रॉपर ऑफिसर ने। इवेंचुअली क्या हुआ, पेनल्टी माफ करी गई, इंटरेस्ट माफ किया गया। क्यों माफ किया गया, क्योंकि ये सही था, वहां कंसाइनमेंट वैल्यू लिखा है, वहां ये नहीं लिखा फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। गुड्स की फेयर वैल्यू हो सकती है 5000 हो, बट हमारा ई वे बिल फेयर वैल्यू पे बेस्ड नहीं है, हमारा ई वे बिल किसके ऊपर बेस्ड है, कंसाइनमेंट वैल्यू के ऊपर। अंडरस्टूड। तो ये छोटी सी चीज क्या हो गई मेरे ई वे बिल का एक छोटा सा डिस्कशन कि कंसाइनमेंट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, आप फेयर वैल्यू पे नहीं जा सकते। और क्या हो सकता है, एक दो चीजें मैं और ई वे बिल की बता देती हूँ। ई वे बिल दो पार्ट में बनता है ना, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में तो गुड्स की सारी डिटेल, एचएसएन कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे नाटक होते हैं। पार्ट बी कौन फाइल करता है, पार्ट बी अगर आप ट्रांस खुद, मैं सेलर हूं और मैं ही क्या कर रही हूँ, मूवमेंट ऑफ गुड इनिशिएट कर रही हूँ, मतलब मैं ही चाहे मेरा खुद का व्हीकल यूज करूं या फिर व्हीकल हायर करूं या फिर कोई पब्लिक कन्वेंस लेके मैं क्या कर रही हूँ, बस पहुंचा रही हूँ कि भाई छोटू जाना जाता कि ये डिलीवरी करके आ जा, मतलब मैं ही हूँ जो मूवमेंट ऑफ गुड्स इनिशिएट कर रही हूँ, तो पार्ट बी भी मैंने बनाना है। लेकिन अगर मैम मूवमेंट ऑफ गुड्स आप इनिशिएट नहीं कर रहे, आपने किसी ट्रांसपोर्टर भैया को बोला कि क्या आप मूवमेंट इनिशिएट करके देंगे, उन्होंने बोला हाँ जी, पार्ट ए तो आप फाइल करेंगे, पार्ट बी कौन फाइल करेगा, सामने वाला ट्रांसपोर्टर, क्योंकि व्हीकल नंबर वगैरह तो उसी के हाथ में देना पड़ेगा कि भाई तू ही देख। अब दो केस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है।
अगर मेरा ट्रांसपोर्टर रजिस्टर है तो वो ई वे बिल की आईडी उसकी क्या होती है, वही जीएसटीआईएन नंबर। लेकिन अगर मेरा बेचारा ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो बेचारा क्या करे, कैसे वो ई वे बिल बनाएगा? तो वहां पढ़ा था ना, एक अलग से आपको एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा, उसके बेसिस पे आप ई वे बिल बना सकते हैं। अब शायद उस वीडियो में ये चीज डिस्कस नहीं हुई, एक होता है असाइनमेंट ऑफ ई वे बिल और एक होता है अपडेशन ऑफ ई वे बिल। एक होता है असाइनमेंट और एक क्या होता है, अपडेशन ऑफ ई वे बिल। अब मैम ये असाइनमेंट और अपडेशन क्या नई चीज हो गई? देखो, हमारी तो गाड़ी चल रही थी, चलते चलते जा रही थी, रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही, बड़ा नहीं बढ़ रही, क्यों? देखा खराब हो गई। अब कंसाइनमेंट तो सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। पास से एक और गाड़ी निकल ही रही थी, हमने उससे पूछा, उसने हमसे पूछा क्या हुआ, हमने बताया, उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे ट्रक में सामान रख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे ही मतलब हमारे ही जो कंपनी ना, हमारी कंपनी की गाड़ी है वो, कंपनी चेंज नहीं हुई, ट्रांसपोर्टर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ व्हीकल खराब हो गया तो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में हमने क्या कर दिया, सामान शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे व्हीकल नंबर अपडेट होना जरूरी है ना, तो यहाँ पे ई वे बिल अपडेट होता है। अब केस टू, सपोज करो वो गाड़ी हमारी कंपनी की नहीं है, किसी और कंपनी की है, और इतना अर्जेंट काम था कि हमें बोलना पड़ा, मालिक ने बात की, सब हुआ और ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो गया, व्हीकल चेंज नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो गया। तो ट्रांसपोर्टर के केस में ई वे बिल अपडेट नहीं होता है, मतलब वो पार्ट बी जो है ना आपका, व्हीकल नंबर सिर्फ अपडेट नहीं होता है, आपका पूरा ई वे बिल अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि योर ट्रांसपोर्टर हैज चेंज, तो पूरा पार्ट बी आपको क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा सामने वाले को, कि लिए तेरे नाम किया, अब तेरा है ये पार्ट बी, अब तेरे हिसाब से आगे चलाना, उसको पूरा पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आई ये बात समझ में? ठीक है। अब हमने ना दो चीज और की, कहाँ पे ई वे बिल जरूरी नहीं होते, तो जहाँ टैक्सेबल गुड्स नहीं हो, जहाँ पे मोटराइज्ड व्हीकल नहीं हो, मतलब वो बैलगाड़ी वगैरह में क्या व्हीकल नंबर लिखोगे तुम पार्ट बी में, बैलगाड़ी का कोई नंबर तो होता नहीं। ऐसी दो चीजें और की थी, उसमें से एक था, अगर आप वेट वगैरह के पर्पस के लिए, वजन करने के लिए एक ही स्टेट के अंदर और 20 किलोमीटर तक जा रहे हो, तो तब भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और एक चीज और है, जब एकदम एंड पॉइंट आ गया है, मतलब आपको छोड़ना ही है सामान, जहां पे भी जा रहा है ये सामान छोड़ना ही है, अब सपोज करो वहां पे फिर से एक ट्रक चेंज हो गई, किसी भी रीजन से ट्रक चेंज करनी पड़ी, और वो इंट्रा स्टेट में ही आप 50 किलोमीटर घूम रहे हो, सामान छोड़ने के लिए इंट्रा स्टेट में ही क्या कर रहे हो, आप 50 किलोमीटर घूम रहे हो, तब भी ई वे बिल अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है, जबकि व्हीकल चेंज हुआ है, बट इंट्रा स्टेट है, 50 किलोमीटर है, क्योंकि वहां पे वैसे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होती, तो बोलते कि अपडेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने ही शहर में क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर 50 किलोमीटर तक घूम रहे हो, तो नो नीड ऑफ अपडेशन। अंडरस्टूड? तो ये एकदम वो बात निकली। तो मैंने कहा ये भी छोटे छोटे पॉइंटर्स है, ऑल्दो ये आईपीसीसी में बहुत मुश्किल है कि इंटर में ऐसी चीजें पूछे, बट पता होता है तो कम से कम लगता है कि हाँ भैया कंसाइनमेंट वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद अपडेशन कब होता है, कौन कब ई वे बिल बनाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम गवर्नमेंट वाले पॉइंट पे वापस, तो हम आ गए हमारे मेगा एग्जामिशन चैप्टर पे वापस। अच्छा, एक चीज का लॉजिक ना, मुझे उस दिन मेरे से गलती हो गई थी टीडीएस में, जब हम टीडीएस कर रहे थे ना, एक सेकंड, जब हम टीडीएस कर रहे थे तो याद है पढ़ते पढ़ते मैंने कहा था कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपलोड होता है, ऐसे मुझे याद है कि पढ़ते पढ़ते मैंने बोला था कि शायद ये मैंने गलत लिख दिया है, ई कैश लेजर लिख दिया है, ये शायद क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होना चाहिए। उस वक्त मुझे उसका लॉजिक एक्चुअल क्लिक नहीं हो रहा था कि वो लॉजिक क्या है। उसका लॉजिक ये है कि जब भी टीडीएस डिडक्ट होता है, जब भी टीसीएस डिडक्ट होता है ना, जब भी टीडीएस डिडक्ट होता है, टीसीएस डिडक्ट होता है, या फिर जब भी आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, कभी भी इनके लिए आप आईटीसी यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस, आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ टीसीएस, आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आरसीएम। क्यों? देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो रिसिपेंट टैक्स पे करेगा, तो दूसरे का आईटीसी भी यूज नहीं कर सकता, खुद का भी नहीं, क्योंकि वो तो कंपलसरी लिखा गया है, कल पढ़ा था ना अपन ने परसों, कि आरसीएम वाली चीज कैश में ही पे करनी पड़ेगी। टीडीएस टीसीएस में क्या है,
समझो, टीडीएस गवर्नमेंट डिडक्ट करती है किसी और के नाम का, तो गवर्नमेंट अपना आईटीसी क्यों यूज करेगी उसके लिए, पेमेंट करने के लिए। टीसीएस भी किसी और का क्या कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है, जिसको डिडक्ट करना ही एक तरह से बोलते हैं, उससे पैसा ले लेता है। तो दूसरे के लिए वो अपना आईटीसी क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये टीडीएस या टीसीएस उस पर्सन का गवर्नमेंट को देके आते हैं ना, तो गवर्नमेंट को बताते हैं कि देखो ये उस पर्सन का टैक्स है जो हम पे कर रहे हैं। तो उसी के कैश लेजर में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी के पर्सन के कैश लेजर में, कि तेरे जगह पे कोई और तेरा पैसा जमा करके आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि आप आईटीसी यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, इसलिए वेदर इट इज टीडीएस का कॉन्सेप्ट, वेदर इट इज टीसीएस का कॉन्सेप्ट, दोनों जगह जब भी पेमेंट होता है ना आपके नाम का, तो तेरे नाम जब भी होता है तो वो कहाँ पे शो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, बिकॉज यू आर अनेबल टू यूज द आईटीसी। ये रीजन है उसका, है समझ में? ठीक है, चलो। अब फाइनली मेगा एग्जामेशन पे आ जाते हैं। मेगा एग्जामेशन में मैम गवर्नमेंट वाली बातों पे आ गए हम, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। बस बोल रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, एंड गवर्नमेंट भी सर्विस क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। तो गवर्नमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। जब भी गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करे, या फिर जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे जिसका कंसिडरेशन 5,000 रुपए है, बस एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपए चार्ज करती है गवर्नमेंट, किसी भी काम के, कोई लाइसेंस देना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या है ये, एग्जेम्प्टेड। जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, ये अभी नहीं कर रहे, जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी पीसीयू या गवर्नमेंट एंटिटी को, तो सर्विस जब भी गवर्नमेंट या पीसीयू दे रहा है जहाँ पे कंसिडरेशन ग्रांट के फॉर्म में चार्ज होता है, मतलब याद है अपन ने किया है ये चीज, क्या किया है कि देखो जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, सब्सिडी अलग चीज है, ग्रांट, जब भी गवर्नमेंट क्या दे रही है, ग्रांट दे रही है, किसको दे रही है, अपने ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट एंटिटी। तो जरूर इस एंटिटी ने गवर्नमेंट के लिए कोई काम किया होगा। अब गवर्नमेंट के लिए काम किया और गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट एंटिटी को ही पैसा दे रही है ग्रांट के फॉर्म में, तो क्या मतलब टैक्स लगा के, खेल तो आपस में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही रहे ना, कि तू मुझे सर्विस दे, मैं तेरे को ग्रांट के फॉर्म में कंसिडरेशन देता हूँ। तो दिस इज व्हाट एग्जेम। तो क्या क्या एग्जेम्प्ट है, पहला तो चाहे गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी की तरह या पंचायत की तरह काम करे, चाहे गवर्नमेंट ऐसी कोई सर्विस दे जिसका फाइनेंशियल ईयर में 5,000 तक का लिमिट हो, चाहे गवर्नमेंट एंटिटी या फिर पीएसयू ऐसा कोई काम कर रहे गवर्नमेंट के लिए या किसी के भी लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है, ग्रांट दे रही है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लोन दिया है, गारंटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड कर रही है, मैं हूं ना, कुछ गड़बड़ हुई तो कौन है, गवर्नमेंट, किसके लिए है, किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूट पीएसयू के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीएसयू क्या करती है, लोन लेती है, इस लोन के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है, गारंटी दे रही है। तो भाई गवर्नमेंट जब पीएसयू को गारंटी दे रही है, इट इज काइंड ऑफ सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पीएसयू। तो बोलते हैं इस गारंटी के लिए भी कुछ भी चार्जेस हुए होंगे ना, दैट इज मेगा एग्जेम्प्टेड। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गारंटी दे रही है, क्योंकि लोन किसको दिया गया है, पीएसयू को लोन दिया गया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये भी क्या है, मेगा एग्जाम। तो दिस सर्विस इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पीसीयू। फिर उसके बाद ये तो पढ़ा था कि मैम अगर 12AA या 12AB का ओल्ड एज होम है, कौन मैनेज करता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय 12AA और 12AB, या फिर सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, मतलब गवर्नमेंट किसी ओल्ड एज होम को चलाती है या फिर ये चैरिटेबल ट्रस्ट वाले किसी ओल्ड एज होम को चलाते हैं, और वहां रहने वाले लोगों की एज 60 या 60 से ज्यादा है, और इनसे जो चार्जेस लिए जाते हैं ओल्ड एज होम के, वो है 25,000 पर मंथ पर मेंबर, एक मेंबर का एक महीने रहने का खर्चा 25,000 रुपए तक है। इसका मतलब मैम चलाने वाले कौन होने चाहिए ओल्ड एज होम, या तो गवर्नमेंट या 12AA। दूसरी कंडीशन ये है रुकने वाले लोगों की एज 60 या क्या होनी चाहिए, मोर। तीसरी कंडीशन ये है कि इसका कंसिडरेशन 25,000 तक पर मेंबर होना चाहिए, और वो भी पर मंथ होना चाहिए।
अगर ये यस है, ये नो हो गया, ये यस है तो भी टैक्सेबल। अगर ये यस है, ये यस है, बट ये नो हो गया, 30,000 रुपीज चार्ज कर रहे हो तो भी टैक्सेबल। अगर ये नो है, ये दोनों यस हो गए तो भी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि या तो गवर्नमेंट का होना चाहिए ओल्ड एज होम, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट का ही क्या होना चाहिए, ओल्ड एज होम। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक सिंपल सिंपल सी बात है भाई, जो गवर्नमेंट है या तो पंचायत की तरह या फिर म्यूनिसिपैलिटी की एक्टिविटी प्रोवाइड करे, एग्जेम्प्ट है। या तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका कंसिडरेशन 5,000 तक का है इन अ फाइनेंशियल ईयर, एग्जेम्प्ट है। या फिर गवर्नमेंट ने क्या दिया है, पीएसयू या गवर्नमेंट एंटिटी को ग्रांट प्रोवाइड किए फॉर द सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय पीएसयू, एग्जेम्प्ट है। या फिर गवर्नमेंट पीएसयू को गारंटी प्रोवाइड कर रही है, क्यों गारंटी प्रोवाइड कर रही है, फॉर द लोन टेकन बाय पीएसयू, तो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। मैम अगर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट या 12AA वालों का क्या है, ओल्ड एज होम है जहाँ 60 या 60 के अबाव के लोग रहते हैं और 25,000 या उससे ज्यादा का क्या नहीं कर रहे हो, आप चार्ज नहीं कर रहे हो पर मंथ पर मेंबर, इक्वल टू 25,000 तक चार्ज कर रहे हो, ये भी एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब एक चीज और आ गई जो मुझे 12AA में ऐड करनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय 12AA ए बी चैरिटेबल ट्रस्ट। और है मैम, अगर गवर्नमेंट या फिर 12AA 12AB वालों का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रिहैब सेंटर समझते ना, नशा मुक्ति केंद्र, तो अगर वहां पे ये लोग क्या करते हैं, रिहैब प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, रिहैब प्रोफेशनल से बोलते हैं कि भैया सुधारो सुधारो, लोगों को सुधारो, तो ये जो रिहैब प्रोफेशनल गवर्नमेंट या फिर 12AA वालों को सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि अपॉइंट तो उन्होंने ही किया है ना, तो उनको सर्विस दे रहा है। तो अगर ये रिहैब सेंटर मैनेज किया है गवर्नमेंट या 12AA ने, तो ये भी क्या है, आपका एग्जेम्प्ट है। तो इन ऑल व्हाट आई कैन से अभी तक, व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, वर्डिंग्स, सिर्फ वर्डिंग्स है, इट्स नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, मेगा एग्जामेशन रट भी नहीं पाओगे, सिर्फ याद रखना होगा हाँ भैया ये चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं। फिर मैम अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल फार्मर को क्या सर्विस दे रही है, फार्मर को बोल रही है नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं आप, राइट है आपको। देखो कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी या फिर गवर्नमेंट, अरे पानी यूज करने के लिए दे रही है गवर्नमेंट, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो यूज करने को दे रही है। तो कहीं पे अगर सपोज करो कोई लैंड है, गवर्नमेंट ने बोला, फार्मर बोला मुझे यहाँ पे खेती करनी है, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर ले, ले ले। तो जहां पे भी गवर्नमेंट क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज किसको यूज करने के लिए देती है, फार्मर को, और वो भी इंडिविजुअल फार्मर, HUAF LLP कुछ नहीं, इंडिविजुअल फार्मर को अगर नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, एग्जिम्ट है। फिर मैम ये क्या है, गवर्नमेंट क्या है, हम दुनिया में आए, फिर दुनिया में आके हमको गाड़ी चलाना भी सीखना है, फिर गाड़ी चलाना सीख ली तो उड़ना भी सीखना है, फिर उड़ना सीख ली तो एकदम भी उड़ जाना है एक दिन, चारों काम तो करना ही है सबने। ठीक है, तो दुनिया में आए हो तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाओगे, दुनिया में आए हो तो गाड़ी भी चलाओगे, दुनिया में आए हो तो घूम फिर के भी आओगे, और फिर एक दिन सभी बादलों से टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट जो भी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट दे रही है, ये क्या है, एग्जाम। आर यू गेटिंग? ये तो नेसेसिटी है ना भैया, ये कोई लग्जरी क्या तुम्हारी? डन। फिर उसके बाद मैम गवर्नमेंट और क्या रजिस्ट्रेशन करवाती है, किसी भी लॉ में गवर्नमेंट अगर क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है आपका, जिसमें टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। कस्टमर की सेफ्टी के लिए तुम्हें पता है, जब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है या मॉल होते हैं, उसमें जो लिफ्ट है, लिफ्ट के लिए भी रूल है कि वो लिफ्ट का मेंटेनेंस होना चाहिए। तो वहां पे फिर आपकी लिफ्ट विफ्ट की मेंटेनेंस देके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ ये सेफ लिफ्ट है, इसको यूज किया जा सकता है। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसा कोई सर्टिफिकेशन देती है, चाहे वो किसी भी लॉ में हो, मैं जीएसटी लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी लॉ का सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट दे रही है, एग्जाम। मैम कई बार गवर्नमेंट टॉलरेट करती है क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, याद करो, मैंने बोला था ना, मॉनिटरी वैल्यू फॉर फोरवियरेंस ऑफ एन एक्ट इज ऑल्सो सर्विस, याद है कि कोई काम नहीं करना भी सर्विस कहलाता है अगर उसका पैसा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तुमने ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं किए,
ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किए, उसके बदले में गवर्नमेंट ने तुमको टॉलरेट किया। टॉलरेट कैसे कर रही है? तुमसे फाइन लेके। तो तुमको जो टॉलरेट किया क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया है, उसके बदले जो मॉनेटरी वैल्यू गवर्नमेंट को मिल रही है, दैट इज व्हाट? अगेन सर्विस। मैम सर्विस अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे, सर्विस टू बिजनेस एंटिटी दैट इज नॉट रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट कोई भी अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगी, याद करो वो दिन जब भी गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा है हमने, जिसमें एक्सेप्शन क्या पड़ा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, देन सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये एक्सेप्शन थे। बट वहां लिखा था अगर गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो कवर 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 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर। अंडरस्टूड? डन? इसका मतलब मैम जब भी गवर्नमेंट एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगी, मेगा एग्जेम्पशन आया। तो मैम गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या चल रहा है यहाँ पे? फिर से एक बार, अभी तक जितना याद है एक बार देखते हैं मेमोरी कितनी है अपनी। सबसे पहले तो मैंने ये किया था, अगर गवर्नमेंट पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है, मेगा एग्जेम्पशन। फिर उसके बाद हमने ये समझा था अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका कंसिडरेशन 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर है, मेगा एग्जेम्पशन। फिर या तो गवर्नमेंट या फिर 12AA वालों का ओल्ड एज होम है जहाँ पे 60 और अबाव के एज के लोग रहते हैं, 25,000 तक पर मंथ पर मेंबर कंसिडरेशन चार्ज होता है, मेगा एग्जेम्पशन। फिर यहाँ तक 12AA या गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, रिहैब सेंटर खोल के बैठी हुई है जिसमें रिहैब प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, उसने जो सर्विस दी है, मेगा एग्जेम्पशन। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गारंटी प्रोवाइड कर रही है पीएसयू या गवर्नमेंट एंटिटी को, पीएसयू या गवर्नमेंट एंटिटी को क्या कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। कौन सी? गारंटी प्रोवाइड कर रही है कि भाई तुमने लोन लिया, गारंटी मैं लेता हूँ, मेगा एग्जेम्पशन। या फिर पीएसयू को या गवर्नमेंट एंटिटी को ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, मेगा एग्जेम्पशन। या फिर गवर्नमेंट किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराती है, सर्टिफिकेशन देती है, टेस्टिंग करती है, मेगा एग्जेम्पशन। गवर्नमेंट बर्थ सर्टिफिकेट दे, लाइसेंस दे, पासपोर्ट दे, वीजा दे, डेथ सर्टिफिकेट दे, मेगा एग्जेम्पशन। एक इंडिविजुअल फार्मर को गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिविजुअल फार्मर को गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने को दे रही है, मेगा एग्जेम्पशन। गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है तुम्हारा कुछ नहीं करना जिसके लिए फाइन लेती है, मेगा एग्जेम्पशन। या अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देती है तो भी मेगा एग्जेम्पशन। तो मेरे को क्या याद है, मैंने वो वर्ड याद कर लिया, 5,000 वाला नेचुरल रिसोर्स किसको देना है। तो मैं मोटा मोटा सिर्फ क्या कर रही हूँ, वर्ड्स के बेसिस पे पूरी तुमको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि क्या क्या मेगा एग्जेम्पशन। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे ये क्या है, मैंने इसको छोड़ दिया था और मैंने इसको भी छोड़ दिया था, यही समझने लायक है। थोड़ा सा समझेंगे बट रटने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले मैम कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट देगी, कोई भी लिख दिया, हाँ कोई भी लिख दिया, मैम कोई भी लिख दिया, अरे हाँ भाई हाँ कोई भी लिख दिया, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट अगर देगी ऐसे तो मेगा एग्जेम्पशन है। लेकिन याद करो वो दिन जो तुम पहले भी कर चुके हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, एयरक्राफ्ट वेसल रिलेटेड सर्विस इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट, अभी तो बोला था मैंने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस, इस पे मेगा एग्जेम्पशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? मेगा एग्जेम्पशन हो जाता तो भैया आरसीएम के, याद है, एक्सेप्शन में भी नहीं आ पाता ये, क्योंकि आरसीएम के एक्सेप्शन में है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। तो इन चीजों पे क्या कवर होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ये मेगा, ऐसे तो कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगी आरसी में, सुनना, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगी, क्या है, मेगा एग्जेम्पशन। डन। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगी, क्या है,
मेगा एग्जिम्शन। कुछ गलत नहीं लिख दिया मैंने? बस सुन रहे हो बैठ के? ध्यान का है? गवर्नमेंट अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगी, मेगा एग्जिम्शन। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। RCM। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड करे मैम, मेगा एग्जिम्शन। मैम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन एक और चीज पड़ी थी स्पेसिफिकली मैम, गवर्नमेंट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है, उसके लिए तो अभी भी क्या है, आरसीएम। ये कहाँ पड़ा था? इसीलिए टारगेट क्या दिया था मैंने, आरसीएम करके आना, तब ये क्लिक होगा कि ये हमने आरसीएम में पढ़ा है ये चीज। अंडरस्टूड? तो एंटायर आरसीएम इज हैविंग लिंकेज विद मेगा एग्जिबिशन। ठीक है। अब ये क्या है मैम, सर्विस बाय ERCC। ये क्या है? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है रॉयल्टी कलेक्शन से रिलेटेड। बस इतना ही। तो इसमें समझना क्या है, समझ तो आए कि ये होते कौन है ERCC, क्या सर्विस दे रहे भाई ये गवर्नमेंट को। तो फिर से मैम, ERCC स्टेट गवर्नमेंट लिखा है भाई, सेंट्रल नहीं लिखा। स्टेट वाइज ही होती है ये चीज। ERCC जब स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी कलेक्शन के लिए क्या देता है, सर्विस देता है, तो आता है मेगा एग्जेम्पशन। अब वो क्या मेगा एग्जेम्पशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। किसकी बात हो रही है मैम? स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, ये ERCC वाले बातें कर रहे हैं हम। ठीक है। चलो यही बना लेते हैं। ध्यान इस पे देना, नहीं तो तुम एक दो बार तो मुझसे रिवीजन ही करवा लोगे इसको। तो हम किसका एक्सप्लेनेशन ले रहे भाई? ये वाली चीज का। ठीक है, ERCC का हमारा कुछ तो एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अब ये क्या बोलता है समझते हैं। ये क्या है मैम? ये हो गई आपकी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? अभी बताया था मैडम, यहाँ पे बात चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, माइनिंग होल्डर्स जो रहते हैं, जो माइनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये माइनिंग वाले जो है ना, यहाँ पे माइनिंग करने बैठे हुए हैं ये लोग, तो ये रहे माइनिंग लीज होल्डर। जो माइनिंग लीज होल्डर है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ये माइनिंग लीज होल्डर को माइनिंग करने की परमिशन दे दी कि ठीक है भैया तुम माइनिंग करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन ग्रांटेड। तो भाई ये खुशी खुशी माइनिंग लीज होल्डर क्या करने लग गया, माइनिंग करने लग गया। इतनी बात क्लियर? अब गवर्नमेंट ने बोला अगर मैंने तेरे को माइनिंग करने के लिए दिया है तो फ्री में दिया क्या? नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि जो माइनिंग होगी ना उसके ऊपर मैं क्या लूंगा तुझसे, गवर्नमेंट बोल रही है कि माइनिंग के लिए हम तुझसे क्या लेंगे पता है? रॉयल्टी। हम क्या ले लेंगे तुझसे? रॉयल्टी। इतनी बात क्लियर हुई? तो भैया माइनिंग करने आया एक बंदा, करो भैया माइनिंग, दिक्कत कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला ये जो तुम माइनिंग माइनिंग खेल रहे हो ना, खेलो जितना खेलना है, हमको उस पे चाहिए रॉयल्टी। जो भी प्रोडक्ट निकलेगा तुम बेचना, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट की रॉयल्टी हमको चाहिए। ठीक है। अब गवर्नमेंट बिजी है कि नहीं? फ्री तो नहीं है, गवर्नमेंट भी बिजी है बेचारी। अब क्या हर महीने या हर साल रॉयल्टी कलेक्ट करने गवर्नमेंट जाएगी वहां पे? नहीं। अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया, एक और पर्सन को अपॉइंट किया। इस पर्सन को गवर्नमेंट ने क्या दिया, राइट दिया। कौन सा राइट दे रही है? राइट दे रही है मैम। गवर्नमेंट क्या दे रही है? राइट दे रही है। हाँ, गवर्नमेंट क्या दे रही है, पर्सन को राइट दे रही है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। क्या दे रही है मैम? गवर्नमेंट एक राइट दे रही है।
क्या राइट दे रही है इस भाई बंधु को गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इस भाई बंधु को राइट दे रही है जिसका नामकरण करा गया एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, ये है वो ईआरसीसी। हाँ, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। इसको बोला तेरा पता है क्या काम रहेगा, तेरे को एक हक दिया हमने, तुझे हक है। क्या हक है भाई? इसे हक है कि ये यहाँ पे जाएगा माइनिंग होल्डर के पास, रॉयल्टी कलेक्ट करके लाके देगा। इसे ये हक दिया कि जाओ माइनिंग लीज होल्डर के पास और रॉयल्टी कलेक्ट करके लेके आओ। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको एक हक दे रही है, राइट दे रही है। उसके बदले में ऑब्वियसली ये भी थोड़ा कमीशन कुछ तो रखेगा ना, इसकी भी कमाई होगी। बट ये कमाई करने के लिए भी गवर्नमेंट को इसको भी कुछ देना पड़ेगा ना, पैसा, थोड़ा गवर्नमेंट का थोड़ा इसका। तो यहाँ पे ये जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, इसको गवर्नमेंट ने एक चीज बोली, देखो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो इनसे भाई साहब से रॉयल्टी कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसने कर ली रॉयल्टी कलेक्ट। बोले सिर्फ रॉयल्टी नहीं, तुमको मुझे क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट भी देना होगा। ओवरऑल डिटेल देनी होगी स्टेटमेंट की कि रॉयल्टी क्या थी, कितनी थी, उस पे जीएसटी क्या था, कितना था। ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, लाके देना पड़ेगा। इसने बोला ठीक है। बोलते देखो, ये जो माइनिंग लीज होल्डर है, माइनिंग लीज होल्डर को तो क्या करना है, क्योंकि उसको ये हक मिला है कि वो यूज कर पाए माइनिंग, वो मुझे रॉयल्टी दे रहा है, तो इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। इस इनकम के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा मतलब जीएसटी लगेगा। बोलते हैं सपोज करो माइनिंग लीज होल्डर को 1 लाख रुपए का जीएसटी लग गया। ठीक है, तो तुमको भी हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, जीएसटी तो पेबल आएगा ही आएगा। बोलते तेरा जीएसटी माफ कर देंगे। कैसे? अगर यहाँ पे, कहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम स्टेटमेंट देना और स्टेटमेंट पे ऐसा लिखा है कि 1 लाख की लाइबिलिटी थी और वो सामने वाला बंधु पूरा 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करके आ गया। तुमको जो तुम्हारी और हमारी ये सर्विस का लेन देन चल रहा है, इस पे सपोज करो जीएसटी कितना आ रहा है, पूरा 1 लाख ही जीएसटी आ रहा है। तो बोलता है जिस एक्सटेंट तक यहाँ पे ये माइनिंग लीज होल्डर ने जीएसटी पे किया है, जिस एक्सटेंट तक इस माइनिंग लीज होल्डर ने जीएसटी पे किया है, उस एक्सटेंट तक तुम्हारा जीएसटी एग्जेम्प्ट। तो मतलब एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये जो तुम रॉयल्टी कलेक्ट करके आ रहे हो ना, तो ये रॉयल्टी वगैरह कलेक्ट करने के बाद जो तुम जीएसटी इसको भरना चाहिए था, यहाँ पे ये सारी जो हमारी सर्विस का लेन देन चल रहा है, जितना इसने पे किया है उतना तेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया केस ए। मैम केस बी क्या है? सपोज करो इसकी लाइबिलिटी 1,20,000 है, लेकिन ये भाई साहब पे करके आए कितना, 1 लाख। कितना पे करके आए, 1 लाख। तो इसका एग्जेम्प्ट कितना होगा, 1 लाख, बट इसको कितना पे करना पड़ेगा, 20,000 करना पड़ेगा पे। तो ये है एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अगर तुम्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो सब्जेक्ट टू द जीएसटी दैट इज पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर, दैट जीएसटी वुड बी एग्जेम्प्ट फॉर एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। और जितना एक्स्ट्रा हो रहा है फिर उसके ऊपर वो इसको पे करना पड़ेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। बट बाकी का जीएसटी जितना माइनिंग लीज होल्डर पे करके आ गया, इसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? एक बार समझाना जरूरी था, क्योंकि ऐसे बिना समझा नहीं आ सकता था। इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बट एक बार बस इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, बहुत है। ठीक है, इसमें अंदर प्रोबेबिलिटीज के गोते नहीं लगाना कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता क्यों क्यों आता। क्योंकि ना तो ये इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, ना इसका फाइनल में क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि जनरली समझो आईसीआई कॉमन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करता है। ईआरसीसी एक पर्टिकुलर क्या है, बहुत पर्टिकुलर गवर्नमेंट, और उसका क्या है, ईआरसीसी हर कोई नहीं होता है। तो ऐसे टॉपिक्स पे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। अंडरस्टूड? बट आएंगे भी तो हमको पता है कि भैया ईआरसीसी का अप टू द अमाउंट पेड बाय दिस होल्डर उतना ही एग्जेम्प्ट एक्सिस भाई साहब को पे करना होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे फाइनली मेरा बाय द गवर्नमेंट वाला पार्ट खत्म होता है। ये पूरा क्या है, चार्ट बाय द गवर्नमेंट, जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की वो एग्जेम्प्ट है। इसी तरह से मैम गवर्नमेंट को भी तो सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। हाँ, पंचायत वाले लोग गवर्नमेंट को भी तो सर्विस प्रोवाइड कर सकते। गवर्नमेंट कॉमन पीपल को सर्विस प्रोवाइड करती है पंचायत बन के।
पंचायत वाले लोग गवर्नमेंट को भी तो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्योर सर्विस, और कुछ नहीं, गुड्स वुड्स कुछ नहीं, प्योर सर्विस। प्योर सर्विस एग्जाम्प्ट है मैम। अगर उसमें गुड्स आ जाए तो, अगर प्योर सर्विस में 25% गुड्स आ जाए, टोटल वैल्यू जितना भी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का जितना भी टोटल वैल्यू है, अगर 25% क्या आ जाते हैं, उसमें गुड्स आ जाते हैं, उतना तक भी चलेगा, एग्जाम्प्ट है। बट मैम 26% गुड्स हो गए तो टैक्सेबल, 27 हो गए तो टैक्सेबल। मैम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, 75% एक्सपेंडिचर कर रही है। तो मैम हमने गवर्नमेंट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमको बोला गया है कि भैया क्या करो, आप लोग जीएसटी सिखाओ हमारे एम्प्लॉयज को, एक बार प्रैक्टिकली अकाउंटिंग अकाउंटिंग कैसे होती है सिखा दो। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय अस फॉर गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को सर्विस जा रही है, और इसका खर्चा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो 75% तक का खर्चा अगर गवर्नमेंट करे एग्जाम। बट मैम 75 से कम कर रही है, नहीं, कम से कम 75 तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, तो ही मानेंगे ना कि सब्सटेंशियली गवर्नमेंट के लिए ही काम हुआ है, तो एग्जाम। मैम व्हाट अबाउट एनजीओ, प्राइवेट कोचिंग, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू डिजेबल्ड। अगर कोई भी एनजीओ, इवन एक प्राइवेट कोचिंग भी, अगर डिजेबल्ड मतलब डिफरेंटली एबल्ड लोगों को क्या देता है, एजुकेशन देता है, जिसका खर्चा 75% गवर्नमेंट ले रही है, एग्जाम कर, तो ये तो नेसेसिटी हो गई ना, प्रमोशन हो गया कि आप क्या करें, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। तुमने देखा राशन की शॉप, राशन की शॉप पे क्या है, जो शक्कर जनरली हो सकता है 30 रुपीज में मिल रही है, राशन की शॉप में कितने में मिलेगी, 10 रुपए। तो ये शॉप वाला क्या फ्री में देने वाला है, गवर्नमेंट इसको क्या देगी, इस भाई साहब का जो 20 रुपए का मार्जिन जा रहा है ना, वो गवर्नमेंट इसको मार्जिन पे करेगी। तो जो मार्जिन गवर्नमेंट पे करती है ना ये फेयर शॉप वालों को, वो भी क्या है, एग्जिम्ड। और ये तो हम वैसे भी जानते हैं मैम, अगर आप सब्सिडी के फॉर्म में प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट तो कंसिडरेशन नहीं बनेगा, और सब्सिडी बोल के कमीशन बोल दिया या मार्जिन बोल दिया तो इन्होंने एग्जाम कर दिया। समझ रहे हो इनकी बात, अगर सब्सिडी के फॉर्म में है तो कंसिडरेशन से ही आउट कर दिया, और अगर मैम सब्सिडी के फॉर्म नहीं है, कमीशन बोल दिया, मार्जिन बोल दिया, तो इन्होंने बोला चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ले तो लो, बट इसको हम क्या कर देते हैं, एग्जाम कर देते, तो इवेंचुअली टैक्स नहीं लग रहा। अंडरस्टूड। बट ये देने वाला कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट, मिलना किसको चाहिए, अगेन सप्लायर को। और यहाँ पे सिर्फ फेयर शॉप वाले बोले। मैम अगर गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, इंश्योरेंस की सर्विस ली, मतलब गवर्नमेंट को इंश्योरेंस सर्विस दी, प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है, एग्जाम। तो याद कैसे रखोगे, याद करो बस इतना कि प्योर सर्विस पंचायत वाली एग्जाम्ट है, 25% इसमें गुड्स भी आ जाए तो एग्जाम्ट है। किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कोचिंग वगैरह वाले डिजेबल्ड लोगों को अगर क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, जिसमें इतना परसेंट खर्चा अगर गवर्नमेंट का है तो एग्जाम्ट है। गवर्नमेंट मार्जिन पे करे फेयर शॉप वाले को, एग्जेम्प्ट है। इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस कंपनी को अगर गवर्नमेंट प्रीमियम पे करे तो भी एग्जेम्प्ट है। मैं वर्डिंग्स ही पढ़ रही हूँ, मैं सेंटेंस भी नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं सिर्फ अपने दिमाग में ये रजिस्ट्रेशन लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड की तो एग्जेम्प्ट है, और ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की तो एग्जेम्प्ट। तो तुमको इसमें याद क्या रखना है, कहाँ बाय है और कहाँ पे टू है, बस इतनी ही चीज याद रखनी है। ठीक है, देख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब ये पूरा की पूरा लिस्टिंग उसी चीज की दी हुई है जो अभी हमने पढ़ा है। तो दिस यू हैव टू डू द रीडिंग, ये आपको करनी होगी। देखो, सर्विस बाय द गवर्नमेंट, ये वाला अभी हमने किया। म्यूनिसिपल पंचायत वाली चीज, वो समरी है, ठीक है। फिर मैम म्यूनिसिपल पंचायत वाली चीज, फिर गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन इन सबको छोड़ दो। अंडरस्टूड, वो अभी हमने किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एयरक्राफ्ट वाली चीज। फिर इसके बाद मैम क्या है, सर्विस अगर गवर्नमेंट किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को देता है जो बिजनेस एंटिटी क्या है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। यहीं पे मैंने क्या लिख लिया तुम्हारे क्विक रेफरेंस के लिए, याद है गवर्नमेंट अभी करवा रही थी आरसीएम वाला पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरसीएम वाला पॉइंट भी यहीं पे लिख के रखा है। अब इसमें एक चीज है मैम, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या दे रहा है, पोस्ट वगैरह की सर्विसेज दे रहा है जिसका वेट 10 ग्राम से कम है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर 10 ग्राम से कम वाली चीज को पोस्ट करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर वो फॉरवर्ड में भी नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। तो 10 ग्राम से कम की चीज है तो वो क्या हो जाएगी, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, दैट इज मेगा एग्जेम्पशन। फिर इसके बाद क्या ये भी किया था, अरे ये पहले भी बना चुके अपन, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आरसीएम में हमने बनाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या ये हमने किया, वही तो है। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका टर्नओवर अभी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, मेगा एग्जेम्पशन है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या ये भी किया, मैम गवर्नमेंट क्या कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अगर किसी और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी खेल रही है आपस में, तो गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है तो भी मेगा एग्जेम्पशन है। या फिर ऐसा कोई सर्विस जिसमें कंसिडरेशन 5,000 से ज्यादा का नहीं है, मेगा एग्जेम्पशन है। मैम ये एक्सेप्शन क्या है, वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वही सारी चीजें, एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट, वो वाली चीज गवर्नमेंट किसी को भी प्रोवाइड करेगी दैट इज चार्जेबल टू टैक्स, वो मेगा एग्जामेशन में नहीं है। तो ये जो एक्सेप्शंस लिखे ना, एबीसी एबीसी हर जगह, ये वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर एंड इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ द पोर्ट एंड एयरपोर्ट वाली चीजें। और क्या है मैम, इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विसेज देती है जिसके लिए क्या कर रहा है, पीएसयू वगैरह को कुछ भी सर्विस दी और फॉर्म ऑफ ग्रांट, ग्रांट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। फिर ओल्ड एज होम है जहाँ पे 60 या उससे ज्यादा के लोग रहते हैं, गवर्नमेंट या फिर 12AA वालों ने उसको मैनेज वगैरह किया है, ठीक है। ये अब भी पढ़ा था, 10 ग्राम से कम अगर इसका वेट होगा तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर मैम पीएसयू ने लोन लिया है लेकिन गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, उस चीज की गारंटी प्रोवाइड कर रही है, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। मैम गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड करे, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे, किसी भी लॉ में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, एग्जेम्प्ट है। मैम गवर्नमेंट या तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करे, पासपोर्ट इशू करे, डेथ सर्टिफिकेट इशू करे, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट हमको क्यों टॉलरेट कर रही है, फाइन लेके टॉलरेट कर रही है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, एग्जेम्प्ट है। फिर इसके बाद मैम और क्या आता है, फिर इसके बाद अगर इंडिविजुअल फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए गवर्नमेंट देती है, एग्जेम्प्ट है। फिर इसके बाद ये अलग चीज है, ये क्या है मैम, कई बार क्या होता है जब आपका कस्टम स्टेशन होता है ना, तो कस्टम स्टेशन पे संडे के दिन भी आपका क्या आ जाता है, पार्सल आ जाता है, पार्सल इन द सेंस शिप आ गई, वेसल आ गया, अब संडे के दिन आ गए। अब तुम्हें अर्जेंटली उसको क्या करवाना है, क्लियर करवाना है। या फिर राखी के दिन आ गया, दिवाली के दिन आ गया, छुट्टियों के टाइम आ गया, अब तुमको उसको क्लियर करवाना जरूरी है। तो तुम चाहोगे डेप्यूटी ऑफिसर जो है ना वहां पे, वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करे, हॉलीडे पे उसका तुम वर्क लाइफ बैलेंस क्या करवा रहे हो, खराब करवा रहे हो, तो वो हॉलीडे पे बेचारा काम करे। तो उसके लिए जो आप चार्जेस उसको देते हैं, या फिर उसके लिए ये एक तरह से क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुमको सर्विस प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही तो लोग हैं वो। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए आप जो भी मर्चेंट को ओवर टाइम चार्जेस पे कर रहे हैं ना, वो भी क्या है, एग्जिम्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि इन लोगों को एक्स्ट्रा आवर्स रुकवा रही है, तो इसके लिए इनको जो भी पेमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट बोलती है जो ओवर टाइम तेरे को पे हुआ है ना उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और थोड़ा तो ऐसा करना चाहिए, और वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट वाले तो ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। ये क्या है मैडम,
वो ERCC। अब जब तुम इसको टुकड़े टुकड़े और इसको एक साथ पढ़ने की गलती करना भी मत, टुकड़े टुकड़े में पढ़ना। सर्विस किसने प्रोवाइड की? गवर्नमेंट ने। किसको? ERCC को। क्या सर्विस प्रोवाइड की? उसको राइट दिया है कि वो रॉयल्टी कलेक्ट कर सकता है। किससे? माइनिंग लीज होल्डर से। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में इसको पढ़ना, और तुम्हारा फिर वही क्रक्स निकलेगा जो मैंने ऑलरेडी तुमको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और यहाँ फिर से ERCC लिखा हुआ। ठीक है, डन। तो यहाँ पे मेरा क्या खत्म होता है, ये रिहैब सेंटर अगर गवर्नमेंट या 12AA वालों का है, तो रिहेबिलिटेशन वाले जो भी सर्विसेज देते हैं वो क्या होगा, रिहैब प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, दैट इज मेगा एग्जेम्प्टेड। अंडरस्टूड? तो ये पूरा गवर्नमेंट, ये 2 वाला फेयर शॉप, उसके बाद इंश्योरेंस स्कीम, 75% से ज्यादा का एक्सपेंस गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पे तुम्हारा आ गया प्योर सर्विस, पंचायत वाली, म्यूनिसिपैलिटी वाली। फिर उसके बाद में कंपोजिट भी है, 25% तक अगर गुड्स है, जो चीजें वहां की है ये सब यहाँ पे वापस क्या है, लिखा हुआ है। एग्जाम टाइम पे तुम्हारी चॉइस है, तुमको वो डायरेक्ट चार्ट पढ़ना है या फिर इसको पढ़ना है। और मुझे पता है कि चॉइस कौन सी होनी चाहिए, वो चार्ट ही पढ़ना। तो मैं बता रही हूँ, तुम चॉइस कुछ भी करो, मैं बता रही हूँ तुमको पढ़ना वही है। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ के टाइम वेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड मैम? इसके बाद ये तो हमने कल ही कर लिया, कंस्ट्रक्शन सर्विस वाला। पैसेंजर रिलेटेड कल कर लिया हमने। ठीक है, फिर गुड्स से रिलेटेड भी हमने क्या किया, कल कर लिया। अब आते हैं कहाँ पे, चलो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे आते हैं। उससे पहले 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर बैंक बैंक खेल लेते हैं, ये भी इजी है बहुत।
चलो आ जाओ, खत्म भी हो गया तुम्हारा ब्रेक शुरू होने से पहले ही। क्या एनर्जी आती होगी मेरे को बताओ, 5 मिनट में क्या ही एनर्जी आती होगी तुमको। मतलब जब तक रियलाइज करते हो कि ब्रेक आया है तब तक तो बेचारा खत्म हो जाता है, जैसे संडे आता ही है और वैसे चल जाता है। चलो फिर भी एक सुकून तो है, कम से कम सीट से उठने तो मिल जाता है, उतना ही बहुत है। चलो, हाँ अब अपन आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे। इस पे थोड़ा ध्यान देना, इजी जरूर है लेकिन पूछी जाती है। अब ये क्या लिखा है मैम, ये लिखा है सर्विस बाय वे ऑफ। ठीक है, कौन सी सर्विस है भाई ये? एफडी को एक्सटेंड करवा लो, करवा सकते हैं, डिपॉजिट एक्सटेंड करवा सकते हैं। लोन्स और एडवांसेस हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब चाहे मैं एफडी करवाऊं, डिपॉजिट एक्सटेंड करूं, लोन दूं, एडवांस दूं, जो भी करूं, उसके बदले में मुझे कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है। भाई मैं किसी को लोन दूंगी, वो मुझे इंटरेस्ट देगा। मैं डिपॉजिट करूंगी किसी के यहाँ, वो मुझे इंटरेस्ट देगा। मैं किसी को एडवांस दूंगी, वो मुझे इंटरेस्ट ही देगा। तो मैम अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या तो आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब या तो इंटरेस्ट मिल जाए या डिस्काउंट मिल जाए, इनकम है ना मेरी। या तो पैसा गया नहीं, वो भी पैसा बचना हुआ, या ऊपर से पैसा मिल जाए। तो वो बोल रहे हैं, बट ये क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही भाई। ये यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट लग जाता है ना, उसकी बात नहीं चल रही, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट ना बहुत भारी होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट तुमको क्या लगता है, छोड़ देगी तुमको ऐसा इंटरेस्ट? नहीं, इस इंटरेस्ट पे तो क्या लगेगा, जीएसटी। पर बोल रहे इसके अलावा जनरली डिपॉजिट, लोन वगैरह पे जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात यही बता रही हूँ। एक चैप्टर तुम पढ़ोगे मेरे साथ, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन में ही एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है कंपोजिशन वाला। दोनों में ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होता है। एग्रीगेट मतलब पूरा, हर ब्रांच का, हर स्टेट का, सारे टर्नओवर का टोटल करना। जब आप कंपोजिशन वाला टर्नओवर निकालेंगे टोटल करके, वहां पे आप ये इंटरेस्ट वाली चीज नहीं लिखेंगे, काउंट नहीं होती है। बट जब आप यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन का निकालेंगे, तब इंटरेस्ट इनकम भी आपको होती है ये वाली, तो आप काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट भी आएगा, सभी तरह के टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनते हैं। लेकिन जब कंपोजिशन स्कीम की बात आती है, तो एक ही एग्जाम सप्लाई को उसने ना 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 करके रखा है। वो क्या है? यही इंटरेस्ट वाला पार्ट। मैं सिर्फ यहाँ पे लिंक छोड़ रही हूँ, अभी इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज उसका रीजन मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे डिस्कस करना। बट क्या समझ में आया कि ये लिंक जाएगा मेरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे भी, और उस रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कंपोजिशन पे भी। ठीक है, चलो मैम और कौन सी सर्विस है जो भाई एग्जेम्प्ट है? ये याद रखना, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, टैक्सेबल है। मैम कई बार ऐसा होगा, मैं फॉरेन करेंसी सेल भी करूंगी, परचेज भी करूंगी किसी ऑथराइज डीलर से, या फिर बैंक से, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं बैंक को। ठीक है, तो इंटरेस्ट से सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंट बैंक, ऑथराइज डीलर और फॉरेन एक्सचेंज। देखो सबसे पहले हो सकता है फॉरेन करेंसी एक आम आदमी बैंक को सेल करे, हो सकता है फॉरेन करेंसी एक आम आदमी ऑथराइज डीलर को सेल कर सकता है कि नहीं भाई? या तो परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। मैम ये भी हो सकता है एक बैंक दूसरे बैंक को क्या कर रही है, सेल परचेस कर रही है फॉरेन करेंसी, या फिर एक बैंक दूसरे ऑथराइज डीलर को फॉरेन करेंसी सेल कर रही है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, ऑथराइज डीलर भी क्या कर सकता है, बैंक को दे सकता है, या फिर ऑथराइज डीलर आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब आपस आपस में इनका भी ट्रांजेक्शन चल सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
जब भी इंटर से मतलब जब भी ये ऑथोराइज लोगों में ट्रांजेक्शन चल रहा है ना, ये सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, ये लोग आपस में जो भी चार्ज वार्ज लेते हैं ना, इसका जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बट जब आम आदमी आता है ना और बैंक से बोलता है डॉलर की जगह रुपए दे दो, रुपए की जगह डॉलर दे दो, याद करो वो दिन, चेंज ऑफ डिनोमिनेशन फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, दैट वाज सर्विस। इस सर्विस के ऊपर ये लोग जब क्या कर रहे हैं, आपस में डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ जीएसटी लगेगा। पर कब नहीं लगेगा? जब बैंक बैंक डीलर डीलर आपस में क्या कर रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, ऑथराइज वाले लोग आ रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगता है। अंडरस्टूड? आई बात समझ? फिर मैम ये क्या है, सिर्फ ये याद रख लो, प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो बैंक अकाउंट खोले गए गवर्नमेंट की तरफ से और जिन लोगों ने खुलवाए ये बैंक अकाउंट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बैंक ने क्या किया, आपको सर्विस प्रोवाइड की कि भाई आपका सेविंग अकाउंट हम ओपन कर देते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो अकाउंट ओपन हुए हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, जबकि बैंक ने आपको सर्विस दी है। तो तुमको कुछ याद नहीं रखना, बस क्या याद रखो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सर्विस बाय अक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन in relation to settlement of amount up to 2000 in single transaction through the credit card debit card। ये क्या है मैडम? देखो, हम गए इस शॉप के ऊपर, शॉप में हमने क्या खरीद लिया, कुछ खरीदना था हमको शॉप में, तो हमने चलो सपोज कर लो शॉप में ये चश्मा खरीद लिया, ठीक है मैडम। अब ले रहे हैं तो ब्रांडेड ही लेंगे, तो गुची का लिया हमने, ये कितने का है मैम, मान लेते हैं ऐसा, ये 5000 रुपीज का है, ठीक है, अच्छा ब्रांडेड, गॉगल वॉगल खरीद के आ गए अपन। अब ये क्या बोलता है, शॉपकीपर से बात हुई, शॉपकीपर ने हमको देखा, हमने शॉपकीपर को देखा, उसने कहा पेमेंट, हमने कहा बताओ कैसे करें, तो बोला कैश दे दो, मैंने कहा कैश लेके तो अपन चलते ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने उसको बोला देखो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड जो तुम बोलो, बस कार्ड से पेमेंट होगा, कार्ड कार्ड कार्ड, ठीक है। उसने बोला दे दो, हमने उसके हाथ में दिया क्या पैसा, अभी नहीं, उसने क्या दिया, स्कैनर दिखाया, स्कैनर के थ्रू हमने क्या कर दिया, कार्ड से पेमेंट हो रहा है, हाँ, तो कार्ड से पेमेंट या तो आप स्वाइप करोगे, कुछ भी करोगे, फिर कार्ड के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप पूरा अपना डिटेल डालेंगे कार्ड की और कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे। इस वक्त पेमेंट मैडम पेमेंट गेटवे से हुआ है, इन भाई साहब के पास नहीं आया, अभी पेमेंट गेटवे पे हुआ है, बैंक की तरफ गया है वो पेमेंट, बैंक अकाउंट में जा रहा है ना, बैंक की तरफ। बट जब भी कार्ड के थ्रू पेमेंट होता है ना, आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटलमेंट एंट्री करनी पड़ती है, सेटलमेंट बिठाना पड़ता है कि इस बार का कट पिट के हमारे अकाउंट में कितना आ रहा है। तो ये बोलते हैं कि अगर एक ट्रांजेक्शन, एक्वायरिंग बैंक जो है ना, एक्वायरिंग बैंक जिस भी पर्सन को क्या कर रही है, ये बैंक क्या कर रही है, इस पर्सन को जो ये सर्विस दे रही है, क्योंकि उसका ये ट्रांजेक्शन वो सेटल करेगी, वो क्या करेगी, सेटल ये करेगी ट्रांजेक्शन। अगर एक ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन पे क्या है 2000 तक की छूट है, अगर एक ट्रांजेक्शन 2000 तक का है तो कोई जीएसटी नहीं। मतलब हम गए, हम तो 5000 की चीज खरीद के लाए, दूसरा हमारे पीछे गया वो 2000 का खरीदा उसने, किसी और ने 1500 का खरीदा, किसी ने 1000 का खरीदा, मतलब ट्रांजैक्शन वाइज अगर सेटलमेंट क्या हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन 2000 तक का है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बैंक नहीं लगाएगी। पर हमारा वो जो 5000 का ट्रांजैक्शन हुआ ना, उसके ऊपर जो सेटलमेंट का फीस लगेगा ना, इसको, ये वाले सप्लायर को, इस पे उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आया समझ में? ठीक है। फिर ये फालतू की चीजें ये पता नहीं क्यों ही देते हैं। जब भी सर्विस ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है जो एसईजेड में लोकेटेड है, तुम ये समझो एसईजेड में जितनी भी चीजें होती है ना, अधिकतर एग्जेम्प्ट ही होती है। तो अगर सर्विस कोई ऐसा इंटरमीडिएरी प्रोवाइड कर रहा है जो कहाँ सिचुएटेड है, एसईजेड के अंदर सिचुएटेड है, और किसको प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे कस्टमर को जो इंडिया के बाहर है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक बार इसको बस क्या कर लेना, रीड कर लेना कि जब भी हमारे एससीजेड यूनिट में, आईएफएससी जोन में कोई भी यूनिट होती है ना, वो कोई भी हो, अभी आगे समझ में आएगा तुमको,
कि जब भी आईएफएससी के वहां पे जो भी यूनिट्स होती है और वो सर्विस देती है ना, उनपे ये लोग टैक्स लगाते ही नहीं, क्योंकि ये इनको प्रमोट करना चाहते हैं। अंडरस्टूड? तो याद क्या रखना, कोई भी इंटरमीडियरी अगर आईएफएससी जोन में है, वो इंडिया के बाहर के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो क्या है, एग्जाम। बट फाइनेंशियल सर्विस फॉरेन करेंसी की होनी चाहिए। इंडियन रुपीस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो नहीं, हमको इंडियन रुपी बाहर जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तब क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। अंडरस्टूड? मतलब फॉरेन वाले लोग, फॉरेन करेंसी, आईएफएससी में सब कुछ फॉरेन 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 है, तब तक कुछ दिक्कत नहीं है, तब तक कोई जीएसटी नहीं। जहां इंडिया का तड़का लग गया वहां पे क्या आ जाएगा, फिर जीएसटी देता। अंडरस्टूड? अब मैम ये क्या है, सर्विस चार्जेस, फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकरेज, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एंट्री चार्जेस, such fees collected over and above the interest on loan advance deposit are not liable to exemption। क्या है ये, मैंने बोला इंटरेस्ट और डिस्काउंट पे एग्जेम्पशन है। मैंने ये कब बोला कि कोई प्रोसेसिंग फीस होगी, कोई चार्जेस बैंक ले रहा है, कोई एंट्री फीस गवर्नमेंट ले रहा है, बैंक ले रहा है, कोई ब्रोकरेज चार्जेस बैंक ले रहा है, ये कब बोला कि ये भी एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट। एग्जेम्प्ट है सिर्फ डिस्काउंट, वो भी तुम्हारे डिपॉजिट पे, लोन पे और एडवांस पे। इसके अलावा कोई भी चीज है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अंडरस्टूड? अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, रिवर्स रेपो। ये तो इंटरेस्ट ही होता है, ये तुम्हें पता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज काइंड ऑफ अ इंटरेस्ट ओनली, तो इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट है मैम। ये जो कमर्शियल पेपर, ये स्पेसिफिकली कमर्शियल पेपर को स्पेसिफिकली सर्कुलर के थ्रू क्या करके रखा है, एग्जेम्प्ट करके रखा है। मैम फिर ये क्या है, अगर आप ब्रोकरेज का डिले पेमेंट करते हो, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट और ब्रोकरेज और सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, इसको भी स्पेसिफिकली एग्जाम किया है। तो जिन चीजों को उन्होंने स्पेसिफिकली एग्जाम किया वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट इसके अलावा क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट हमने मना किया था, लाइबल है। इसके अलावा कोई सर्विस चार्जेस है, हमने मना किया था, वो भी क्या है, जीएसटी के लिए लाइबल है। तो यू हैव टू लिटरली लर्न दिस थिंग, ये लर्न करना पड़ेगा कि अगर लेंडिंग ऑब्लिगेशन है, एग्जेम्प्ट है। रिवर्स रेपो रेट तो इंटरेस्ट जैसा ही होता है। ये एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर के थ्रू कमर्शियल पेपर क्या किए थे, एग्जेम्प्ट करके रखे थे। और ये भी क्या है, सर्कुलर के थ्रू डिलेड पेमेंट अगर होता है ब्रोकरेज का, उस पर कोई चार्जेस लगाते हो तो उसको एग्जेम्प्ट किया। दिस यू हैव टू पर्टिकुलरली लर्न द वर्डिंग्स कि हाँ भैया ये चीजें एग्जेम्प्ट। अंडरस्टूड? आज का पहला होमवर्क ये वाला एक बार पढ़ के रखोगे, फिर ये समझाऊंगी। यहाँ के जो है असाइनमेंट ऑफ सेल, ये वाली चीज से ये यहाँ तक, ये वाला पार्ट, ये पढ़ के रखोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, 181 पेज एंड 182। बैंकिंग खत्म। फिर इसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कल किया था, ये वाला इंश्योरेंस भी कल समझा था हमने। स्पेसिफाइड बॉडीज भी समझी थी, पेंशन भी समझा था, यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, अब इसके अलावा भी याद करो, लीगल सर्विस आरसीएम में करा था, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाली सर्विस की थी, ये कल किया था हमने। स्पॉन्सरशिप सर्विस याद है, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप सर्विस है तो भैया पक्का 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 क्या है, एग्जाम्प्ट। अब मैम ये भी आपने कराया था क्या, एक मिनट के लिए इसको छोड़ रही हूँ, इस पे ले रही हूँ। क्या ये करवाया था कि मैम कहीं आपने ऐसा कुछ, देखो याद करो, राइट टू एडमिशन टू एन इवेंट, सबसे पहले ये बिजनेस है। कहाँ पढ़ा था ये, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में, कि अगर किसी इवेंट में आप क्या करते हो, किसी भाई का एडमिशन कराते हो कि आओ इस पार्क में आओगे पैसे दो, यहाँ आओगे पैसे दो, तो वो क्या है, सबसे पहले ये बिजनेस है। अब तुम्हें क्या लगता है, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके म्यूजियम्स का प्रमोशन हो, नेशनल पार्क का प्रमोशन हो,
तो जहां पे गवर्नमेंट की म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, उधर की एंट्री अगर है तो उस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। चार्ज भी क्या करते हो, 5-10 रुपए तो मुश्किल से चार्ज करते हैं एंट्री के लिए। फिर इसके अलावा मैम कोई भी मॉन्यूमेंट, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एग्जेम्प्ट, इनमें एंट्री करोगे कोई पैसा नहीं है। मैम हमको तो सर्कस जाना है, हमको किसी अवार्ड फंक्शन में जाना है, हमको कहाँ जाना है, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जाना है, चाहे वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट हो या अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट। अब याद करो वो दिन, अगर आप किसी भी इवेंट में जाना चाहते हो जाओ, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो। इस पे क्वेश्चन किया था, अगर उसकी टिकट की वैल्यू कितनी है, 500 से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्पशन है, और अगर टिकट की वैल्यू 500 से ज्यादा है तो क्या है, टैक्सेबल है। और इस पे तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम, याद आया। तो चाहे आप प्लानिटेरियम जाओ, प्लानिटेरियम मतलब आर्टिफिशियल यूनिवर्स बना होता है, बच्चों को लेके जाते हैं वहां दिखाने के लिए। चाहे स्पोर्ट्स इवेंट रिकॉग्नाइज हो, अनरिकॉग्नाइज हो, कोई अवार्ड फंक्शन हो, कोई सर्कस हो, मतलब कहीं भी जाने के लिए तुमको 500 से ज्यादा देना पड़ रहा है ना, बस वो टैक्सेबल है। लेकिन गवर्नमेंट किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है तो वहां वो 1000 रुपए का भी होगा ना, तो टैक्सेबल नहीं होगी। अंडरस्टूड। मैं सारे ना पहले ये इजी इजी वाले तुमको खत्म करवा रही हूँ। चलो, ये क्या है मैम, कहीं भी पब्लिक कन्वेंस आप यूज करते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, कहीं पे भी पब्लिक में देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे बने हुए होते हैं, वहां पे अगर वो 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 2 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो भैया उसको माफ करो, जीएसटी नहीं लगेगा। डन। मैम इसके अलावा ये क्या है, ये तुमने यूज करना चाहिए और करा होगा बाय चांस, कभी भी जब आप अपनी कॉपी मंगवाते हो ना, चेक्ड कॉपी, तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप बना मंगवाते हो ना, तो जहां तक मुझे पता है, पता नहीं रेट चेंज हुआ, तो 10-12 रुपए में ऐसे बहुत लिमिटेड प्राइस में आप अपनी ना 10 दिन के अंदर कॉपी मंगवा सकते हो, तो आपको 500-700 रुपए भी देने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मांगते हो, जिस पर्सन ने आपको क्या किया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, अगर आपको इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा आईसीआई तुमको तुम्हारी कॉपी भेज रहा है, वो तुमको तुम्हारी सर्विस दे रहा है क्या, कि लो भैया ये इन्फॉर्मेशन है, ये चेकिंग हुई है। तो आरटीआई के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, अब आईसीआई को आप 10 रुपए देते हो पर कॉपी, या 50, जो भी है उसमें रेट, तो वो क्या है, नॉट लाइबल टू जीएसटी। अंडरस्टूड। मैम इसके अलावा इसको रोक रही हूँ, जो मैं रोक रही हूँ इसका मतलब उसमें सब में एनालिसिस थोड़ा बहुत है, ठीक है, ये सब नाम वाले। मैम इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। अगर आप नेशनल परमिट देते हो कि गुड्स क्या ले जाया जा सकते हैं, इधर से उधर मूव किए जा सकते हैं, तो अगर नेशनल परमिट देने की सर्विस दे रहे हो वो भी एग्जेम्प्ट है। आप किसी फॉरेन के बंदे को सर्विसेज देते हो, फॉरेन का बंदा मतलब जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन में लोग जाते हैं, दैट इज डिप्लोमेट्स। तो ऐसे ही सपोज करो यूएस का कोई बंदा यहाँ पे आया जो एम्बेसिडर है, यूएस एम्बेसिडर मतलब वो यूएस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर फॉरेन डिप्लोमेट को हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं, वो इंडिया में आया है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैम अगर हम क्या कर रहे हैं, नेशनल कोल्ड चेन सेंटर ओपन किया है, तो बस ये नाम ही याद रखना है कि सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। इन्होंने सर्विस अगर प्रोवाइड की है, बस याद रखना बाय है, टू नहीं। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एग्जेम्पशन है। इनको सर्विसेज अगर मिलती है तो टैक्सेबल है। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि नेशनल सेंटर ने सर्विस प्रोवाइड करनी, इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। इसके अलावा याद करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो मैम हमको एक चीज पता है, अगर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो तो फ्रूट एंड वेजिटेबल तो एग्रीकल्चर में आते हैं, अब उन्होंने वहां कवर नहीं किया, तो यहाँ बोला फ्रूट्स की कंडीशनिंग करो, प्री कूलिंग करो, जो करना है फ्रूट से रिलेटेड, उसको जो एक्स्ट्रा, तुम्हें पता है एप्पल पे वैक्स लगता है,
तभी वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, इसलिए बोलते हैं गर्म पानी में धो के ही खाया करो एप्पल। तो बोलते हैं जो भी चीजें करो ना ये फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ ताकि उनकी कंडीशन अच्छी रहे, तो बस उनका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो पाए, तो भाई इतना ध्यान रखना, मेगा एग्जेम्पशन, इट इज व्हाट, मेगा एग्जेम्प्टेड। डन। मैम कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन अगर हम इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज करेंगे तो मेगा एग्जेम्पशन। याद करो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में याद है कोई इवेंट इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? याद है अगर कोई इवेंट हमने इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ, Place of the of the place where event is. Location of the recipient. बट यहाँ पे उन्होंने बोला अगर स्पेसिफिकली बिजनेस एग्जीबिशन है ना, तो तुम क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हो? इसको तो हमने एग्जाम कर दी। तो ये छोटा सा लिंकेज है, पूछना बहुत मुश्किल है आईसीआई का, इतना छोटा, वो भी इंटर पे। बट अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन बाहर ऑर्गेनाइज करके दे रहा है तो उसमें मेगा एग्जाम्पशन दे रहे थे, उस सर्विस पे जीएसटी ही नहीं लगता। अंडरस्टूड? मैम पब्लिक लाइब्रेरी यूज करते हैं, हाँ पब्लिक लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह होती है नॉलेज वर्दी के लिए, अगर आपने कभी बाई चांस यूज कर लियो तो उस पर अगर कोई पैसा वो चार्ज करे जीएसटी नहीं लगेगा। मैम लोग न्यूज कलेक्ट करते हैं ना, जैसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो लोग न्यूज कलेक्ट करते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये लोग वो हैं जो न्यूज कलेक्ट करते हैं, तो इनको न्यूज कलेक्ट करने दो। अगर ये न्यूज कलेक्ट करके किसी चैनल को बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। तो सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग प्रोवाइडिंग न्यूज बाय, इन लोगों ने अगर सर्विसेज दी है, कौन सी, न्यूज कलेक्ट करके ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दे तो इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैम हम रोड पे चलते हैं तो याद है टोल चार्जेस लिए जाते हैं, तो रोड पे चलने के लिए आपको राइट दिया है कि आप इस रोड पे चलो, क्या दिया? राइट, राइट देना सर्विस है, उसके लिए लेते हैं टोल चार्जेस। तो टोल चार्जेस पे क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता है। बहुत सारा है छोटा 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 छोटा, बट वर्डिंग्स भी बहुत सारे याद करने हैं। समझ में आ रही बात? अब मेरे को दिक्कत ज्यादा नहीं है, एक मतलब एक क्लास और है अपनी, और वो है भी एक ही क्लास। तुम्हारे लिए आज का टारगेट क्या है? इसको पूरे मेगा एग्जाम्शन को जितना हमने किया उसको याद करके रखो, और मैं अभी टाइमर लगा रही हूँ, तुम बैठ के यहाँ याद करो, तुम जाओ मत कहीं, क्योंकि अगर मैंने अभी छोड़ दिया ना तुमको तो तुम छूट ही जाओ। ठीक है, तो मैं यहीं पे हूँ, तुम अभी बैठ के मेगा एग्जाम्शन याद करो 10:30 बजे तक, कल हमारा मेगा एग्जाम्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो जाना नहीं, वीडियो ऑफ मत करो, बैठ के अच्छे से लर्न करो।